अब देखो, अब कहानी लिखी जा रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स है। एक वर्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म सुना है तुमने? ये वर्ड एक्चुअली में ऐसा वर्ड है जो लिखने जा रहा हूं मैं, क्लास 10th का बच्चा पढ़ेगा, 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म है। क्या होता है, तुम फेडरलिज्म सुनाते हैं जो बात लिखते हैं। लिखने जा रहे एक सवाल, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ ऐसा चीज जो हमारे भारत के संविधान में है, और ऐसे भी तुमको जानना चाहिए कि तुम इंडियन सिटीजन हो, भारत में रहते हो तो भारत का सब कुछ जानना चाहिए इंडिया के बारे में तुमको। अब सुनो, समझाता हूं पहले क्या है ये वर्ड, उसके बाद लिखें कहानी। पहला वर्ड फेडरलिज्म। अब सुनो, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे इंडिया में आओगे, इंडिया में तुम बताओ तो अभी अभी भारत में कितने लेवल का गवर्नमेंट है? लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितना है इंडिया में? सबसे बड़ा गवर्नमेंट कौन है भारत का? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तीन तरह का गवर्नमेंट है। अब देखो तो इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है ना, जहां किसी देश में दो या दो से ज्यादा लेवल होगा सरकार का। जैसे मान लो तुम अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बिल अगर तुम्हारा बिहार में भी आता है, नॉर्थ बिहार करके आता है, मतलब पूरा बिल बिहार सरकार के पास जा रहा है। जैसे मान लो पुलिस आएगा और बिहार पुलिस बन के आएगा, तो ये पूरा किसका मैटर? स्टेट का मैटर है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पता है नगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर यहाँ कोई अगर पानी का बिल पे करेगा या रोड टैक्स लगेगा, वो टैक्स तो तुमको बिहार सरकार को नहीं जा रहा है, ये मोतिहारी के नगर पालिका पे जा रहा है। तो ये फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां दो से ज्यादा गवर्नमेंट का लेवल होगा, और हर एक गवर्नमेंट का अपना टैक्स सिस्टम है, और हर एक गवर्नमेंट का दूसरे में इंटरफेयर नहीं होता है। जैसे कभी तुमको स्टेट लोकल में इंटरफेयर नहीं करेगा, लोकल स्टेट में नहीं करेगा, ये है फेडरलिज्म। अब फेडरल गवर्नमेंट में एक रूल है, मान लो किसी दो लेवल में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो एक जुडिशियरी सिस्टम है। जैसे मान लो कि अब इंडिया में ऐसा हो जाए, जैसे मान लो बंगाल का केस लो, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार है, टीएमसी का, और सेंटर में पीएम मोदी का सरकार है, दो बीजेपी, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है। अगर कोई इशू है, जस्ट एक इशू हुआ है, किसी को पता होगा तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में चली गई ममता बनर्जी केस करने। तो ये क्या दिखा रहा है कि फेडरल सिस्टम है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में कौन तीसरा भी तैयार है, जुडिशरी सिस्टम, जो सिस्टम को तैयार कर देगा। यार यही लिखना फेडरल, यही क्लास 10th में एक चैप्टर बन जाएगा। छोटा टॉपिक जो लिख रहा है अभी 10th क्लास का डिटेल पढ़ना है। फेडरलिज्म अब एक ऐसा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इन विच दो या दो से ज्यादा, और तो पहले सिंपल वर्ड में क्यों समझा रहे थे, बात में दिमाग में समझ में आया पहले। वही मैंने किताबी नॉलेज यूज किया था, मैंने किताब अगर रीड मारता तुम्हारे सामने तुम फिर समझ नहीं पाते चीजों को। दो या दो से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट है। जैसे मान लो किसी देश में राजा होता, पर इंडिया तुमको पता है पढ़ के मान लो किंग है, तो वैसे केस में फेडरलिज्म नहीं करते, क्योंकि राजा का एक ही, पूरे देश में एक ही रूल होता, किंग का। लेकिन फेडरल में हर किसी का अपना सरकार है, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। हम बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में, चैप्टर का नाम तो इंडिया में है। हमारे इंडिया में, और पता है एक और चीज 10th क्लास में पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट भारत में कब आया? 1990 के बाद आया। 90 से पहले भारत में उतना अच्छा लोकल गवर्नमेंट नहीं बना था। अब जाके भारत में हमेशा नगर पालिका का चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर का, या गांव में मुखिया का चुनाव होता है। 90 के दशक के बाद, 1990 के बाद इंडिया में 3 लेवल से गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तीनों में अगर बहुत बड़ा अगर ये डिसीजन लेना होगा तो ये श्योर है कि हायरार्की लेवल बना, लेवल के हिसाब से फाइनल डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। सेंटर अगर डिसीजन देगा तो सेंटर को, स्टेट को तो मानना पड़ेगा। मतलब तीनों के पास इक्वल पावर नहीं है, सेंट्रल स्टेट लोकल में इक्वल पावर नहीं दिया गया। भारत में ज्यादा अच्छा किया गया है। जैसा मैं तुम पढ़ोगे 10th क्लास में पढ़ रहा है, फेडरलिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है कुछ देश आके मिलेगा, हम एक देश बना लेते हैं, जैसे दुबई, यूएई सुने होंगे, यूएई कोई देश है? यूएई सुने होंगे,
फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक देश है? नहीं है। इसके अकेले में दुबई है, ओमान है, कतर है, बहुत सारा मिडिल ईस्ट का देश मिलकर एक यूनाइटेड बन गया, जिसके नाम के आगे देश का यूनाइटेड लगा हुआ एक देश नहीं है। जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, लगता है बहुत बड़ा पावरफुल देश, रियल कहानी करोगे अमेरिका में 50 स्टेट्स है, हर स्टेट्स मिलकर एक देश बना है, उसमें इक्वल पावर है। जिस दिन किसी स्टेट को लगा अलग हो जाएगा। जिसके उसने अकेले, पहले नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको पता होगा, यूएस से वो नाम हटा दिया। क्यों? अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स करने का मतलब सबको मिला के चलना है नाम। जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं, यूके में खाली इंग्लैंड नहीं आता है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड सब देश आता है। इंग्लैंड का अकेला देश इंग्लैंड है या ब्रिटेन है। इसे तुम क्यों बता रहा हूं, थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा के लिए कि तुमको फ्यूचर में काम आने वाला है ये चैप्टर। मेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ चैप्टर में आगे भी काम आएगा, तो बच्चों को थोड़ा सा बता देना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट, एक और बात जीके के लिए याद रखना, 10th क्लास में काम देगा। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कब आया है? 90s में आया है, आफ्टर 90। और बात याद रखना कि इंडिया में 90 के बाद लोकल गवर्नमेंट, इससे पहले लोकल गवर्नमेंट था, लेकिन कभी ऐसा चुनाव नहीं होता जो अब जैसे हो रहा है। और फेडरलिज्म और क्या होता है, हर एक लेवल के पास अपना टैक्स सिस्टम है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट टैक्स लिखो या रेवेन्यू लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है। रेवेन्यू जो सेम वर्ड है, सबका अपना रेवेन्यू सिस्टम है। जैसे तुमको बताओ, तुम्हारे घर का टैक्स लग रहा है, पानी पीने का टैक्स लग रहा है रोड पे, नगर पालिका में। बिहार में तुमको इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है। अब कभी तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो बिल पढ़े हो, किसी शॉपिंग मॉल में गए हो तो बिल पढ़े हो, बिल पे क्या लिखा है? 2 चीज लिखा होगा, पढ़े हो कभी ये पढ़े हो? इसका मतलब क्या होता है? तुमने कभी बिल पढ़ा अच्छा से? ये लिखा होता है। तुम कभी, तो हर एक को छोड़ के फ्यूचर में काम करो, कोई बिल उठाना किसी शॉपिंग मॉल का, या तुम कभी कभी केएफसी या कहीं जाओ, बिल जहां कटेगा वहां 2 टैक्स लिखा होगा। ये टैक्स लेता है भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टैक्स, ये लेता है स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स। इसे तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ कहीं पे, देखना कि 2 बार बिल टैक्स जोड़ के बिल बनाता है। 2 टैक्स लग रहा है भारत में। कैसे पेट्रोल डीजल आता है तुमको पता है, वहां से आ रहा है, मिडिल ईस्ट कंट्री इंडिया में आता है, तो वो हर स्टेट में अलग रेट दिखाता है। पेट्रोल से स्टेट में अलग रेट है। देखो, एक टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में सेम लग रहा है, अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी टैक्स फिक्स करता है, 10 रुपए 20 रुपए जो भी टैक्स ले। अब जिस देश में जिस स्टेट में ज्यादा टैक्स लग गया, वहां रेट ज्यादा बढ़ गया। असल में ये सब चीज होता है भाई। और एक और चीज, फेडरल में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो यहाँ पे एक जुडिक्शन सिस्टम होता है। और ये सिस्टम क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करता है। और समझ गए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? ये तो समझाने की वजह से बताना चाहता है, क्योंकि चैप्टर क्लास 10 से मिलेगा। फेडरल मतलब 2 या 2 से ज्यादा सरकार, हर सरकार का अपना पावर है, कोई दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपना टैक्स लेगा। अब ज्यादा नहीं लिखते हैं तो नॉलेज के लिए बता दिया फेडरलिज्म है। और चलते आप थोड़ा सा और लिखने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट। इंडिया में एक सेकुलरिज्म है, तो सबको बताओ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिया में, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इसका मतलब देखो याद रखना, कहीं गुजरी में बोला था मैंने एक बात, तुम किसी किताब में पढ़ोगे, अच्छी जगह देखोगे, भारत के किताब में स्टेट लिखा गया है, ये तुमको पता है। मैंने इंडिया इज सेकुलर कंट्री, जगह सेकुलर स्टेट बोला जाता है। स्टेट वर्ड तुमको ये बिहार यूपी नहीं है, स्टेट एक कंट्री को डोनेट कर रहा है यहाँ पे। सेकुलरिज्म मतलब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस
हर रिलीजन को इक्वलिटी है, मतलब कोई इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया में कोई किसी भी रिलीजन को परफॉर्म कर सकता है। इंडिया में ये भी आजादी है कि तुम अपना चाहो तो रिलीजन बदल सकते हो। तुम किसी पब्लिक प्लेस पे, जैसे जैसे हिंदू में क्या होता है, दुर्गा पूजा के टाइम लोग टेंट लगा पाता है, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। मुस्लिम्स में तुमको रोड पर भी जो नमाज पढ़ा गया, रोक नहीं सकता। मतलब जो भी काम है टेम्पोररी बेसिस, परमानेंट नहीं हो सकता है। जैसे कोई पंडाल बनाया उसको हमेशा तोड़ना पड़ता है, परमानेंट बेसिस पे कोई पब्लिक प्लेस पर हमेशा के लिए बना नहीं छोड़ सकता है। जैसे कोई भी वर्शिप कर रहा है, मुस्लिम नमाज पढ़ता है, वो उस टाइम तक पढ़ना ही नहीं, कब 3 को उस जगह को ऑक्युपाई करते, भारत के संविधान में लिखा है। तुम पार्टिकुलरली वर्क कर सकते हो। ये भी लिखा है कि कोई भी नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, चर्च के अंदर जाके कभी इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकते। कभी नहीं देखा इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, ये बात उसका उसका नाम यूज के तुम कर सकते हो, उसके अंदर जाके तुम कभी ये नहीं कर सकते हो रिलीजन के नाम पे। मतलब रिलीजन के रिलीजियस से, मान लो कि रामायण हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, ये सब किताब, बाइबल हो, ये सब किताब का भी यूज नहीं कर सकते तुम इलेक्शन कैंपेन में, ये पता है? कभी नहीं यूज कर सकता भारत में कोई भी। ये सब चीज याद रखना है, क्योंकि तुम इंडियन सिटीजन हो। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर कंट्री लिख दो, तुम स्टेट से कंफ्यूज हो जाओगे। तुम जाए कहोगे स्टेट लिख दी है, स्टेट कहीं लिखा हुआ मिले समझ कंट्री है। हर रिलीजन का इक्वल इंपॉर्टेंस है। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, जैसे भारत का अपना कोई लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो पढ़ोगे इंडिया में 22 से हिंदी इंग्लिश के अलावा 22 लैंग्वेजेस है जिसको यूज किया जाता है रीजनल लैंग्वेजेस में। अपना कोई लैंग्वेज भारत यूज कभी नहीं कर सकता। जैसे बहुत सा कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन होता है, जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम है, जैसे अमेरिका का, यूरोप के कंट्रीज का क्रिश्चियन है, श्रीलंका का बुद्धिज्म खासकर है। इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि भारत इस धर्म को प्रमोट कर सकता है। भारत का कोई भी सिटीजन हो, उसके पास अधिकार है मतलब कभी तुम किसी को गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी पढ़ने से नहीं रोक सकते। फिर चलते अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, भारत के संविधान में क्या है। हमारा देश भारत, और इंडिया में एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट पता है, संसद। पार्लियामेंट का 3 पार्ट कौन कौन होता है? टेम्परेचर लो हो रहा है। पार्लियामेंट का 3 पार्ट, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है सबसे बड़ा हेड, देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब फाइनल साइन मारेगा तो हर एक लॉ, मतलब हर एक बिल जो पास हो रहा है लोकसभा बिल लॉ बन जाएगा, तो पता होगा। तो अब लिखने जा रहे हैं भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया गया। इसका मतलब क्या है? भारत का कोई भी सिटीजन हो, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसको कोई नहीं रोक सकता है वोट देने से। और कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, मुकेश अंबानी हो इंडिया का, या एक नॉर्मल सिटीजन हो, हर किसी का वोट का सिर्फ एक वैल्यू होगा। सुने हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर कोई भी सिटीजन इंडिया को, उसको तुम नहीं कर सकते। इंडिया में एक और चीज है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तुम नहीं कर सकते फेस के बेसिस, कलर के बेसिस पे। किसी का हाइट छोटा है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, या किसी का स्किन कलर बहुत डार्क है,
तो किसी भी हाल में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इंडिया में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का मतलब होता है कि भारत में कोई भी सरकार बनेगा ना, उसके रेगुलर इलेक्शंस होगा। एक वोट दे सकता है हर इंडियन सिटीजन, एक इंसान एक वोट दे सकता है भारत में। आईसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब तो पूरी दुनिया में ऐसा हो चुका है, मैक्सिमम कंट्रीज में जो है, कुछ कंट्री छोड़ के जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज क्या करता है, दुनिया को डेमोक्रेसी शो कर। तुम पता हो नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, पता है? नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हुआ किम जोन के अगेंस्ट, किम जोन में, वहां तो 100% की जगह एक या दो इंसान ने वोट नहीं दिया उसे। 99.96 वो कैसे वोटिंग हो रहा है? एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट एक ही इंसान है, वोट उसी को देना है। तभी दुनिया को दिखाना है हम डेमोक्रेसी, इसलिए वोटिंग करवाया गया लाइव कैमरे के सामने। चाइना में एक ही सरकार है, तुमको बताओ करो, 10th क्लास में पढ़ना, चाइना में वन पार्टी गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है, इलेक्शन भी हर साल होगा, वही सरकार को लेकर वोट देना है। लेकिन तुम्हें दुनिया को दिखाना है, तब भी कहो वोट क्यों हो रहा है, हर किसी को पता है कौन जीतेगा, तब भी वोट क्यों हो रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ एक सरकार क्यों है, कि लोगों को वही सरकार पसंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है दुनिया में। चेंज वहां पे ऐसा सिस्टम चेंज कर ही नहीं सकते, दूसरे दूसरे लोगों को पार्टी बनाना अलाउ नहीं है। भारत में ना कोई कुछ खुशी बना लेता है, इंडिया में डेमोक्रेसी है ऐसा। तो तुमको मैं ये सब चीज काम का चीज बता भाई, मेरा मतलब कुछ भी जानो ना तो इस टॉपिक का नाम टेस्ट नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा भी जो बात करता हूँ ना, मैं कुछ काम का ही बात करता हूँ, तो स्कूलिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा कोई पर्सनल जिंदगी को ले आता अपना, मैं बात करूँ उस चीज का तुम्हें सच में काम दे। जो कुछ भी नॉलेज बताओ तुम फ्यूचर में तुम कभी एसएसटी पढ़ोगे टाइम 10 तो काम देगा। इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। और आज पौधरा लिखो तो सुना रहे, इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। रेस मतलब ये होता है ना, रेस मतलब दौड़ नहीं है, रेस मतलब ये बात कर रहा हूं मैं, स्किन कलर। जैसे इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इंडिया में एक और चीज है, अगर कोई ये नहीं कि मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाला इंसान है तो अकेले उसका एक इंसान का 10 वोट के लिए 10,000 10,000 वोट के लिए एक इंसान का सिर्फ एक वोट होगा। एक रिक्शा चलाने वाला का भी एक ही वोट गिनती होगा, मुकेश अंबानी का भी एक ही वोट होगा। 1% का, हर इंसान का एक वोट होगा। और 1 वोट इक्वल टू 1 वेल। नहीं, ये सब जो बात कर, ये बात अलग है कि अब तुमको मनी पावर आता है, पैसे का पावर आता है, पैसे का वोट खरीद लेता है, अब तो कम हुआ है बहुत सारा। मैं ये कौन सा बात दिखा रहा हूं, मैं बात करूं आइडियल, भारत में आइडियली ऐसा ही होता है कि हर किसी को इक्वलिटी देखा गया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट पे, रिलीजन पे, स्किन कलर पे आज भी होता है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे वहां भी डिस्क्रिमिनेशन, वहां भी रैगिंग होगा। वो तो कहानी के भारत में क्या क्या कहानी है, थोड़ा सा रीड करके सुनाओ तो, थोड़ा सुनाओ तो।